अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 13 अप्रैल 2024 हफ्ते के दिन पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, बहुत रिफ्लेक्शन करके, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से भी है, तहरीक इंसाफ से भी है, अफवाज पाकिस्तान से भी है, इनका ताल्लुक जुडिशरी से भी है, और इनका ताल्लुक बलूचिस्तान में होने वाले एक बहीमाना कत्ल से भी है, जहाँ पंजाबी 9 अफराद जो हैं उन्हें कत्ल किया गया, और इससे नत्थी बहुत से इश्यूज जो है हमारे जहनों में पैदा होते हैं, वो सब मेरे सामने है। मैं समझता हूँ कि जिस लेंस से मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखता हूँ, और आप में से बहुत से लोग पाकिस्तान की बिखरी हुई हैजान वाली पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो जलसा है जो 6 जमातें मिलके, ऑपोजिशन की 6 जमातें बलूचिस्तान में पशीन के मुकाम के ऊपर करती हैं। और ये 6 जमातें मिलके एक तहरीक का आगाज़ करती हैं, जिसका नाम रखा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। मैंने पिछले कई वीलॉग्स में, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 वीलॉग्स में मैंने जिक्र किया, ईद से पहले से मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, कि 12 तारीख को बलूचिस्तान में कोयटा में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। अख्तर मेंगल साहब के घर में वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग के नतीजे में, जो रात भर ये मीटिंग जारी रही, उसके नतीजे में इस तहरीक का आगाज़ किया गया है, जिसका ये पहला जलसा हुआ है। इसका एक और जलसा जो है वो भी बलूचिस्तान में होगा। फिर ये तहरीक जो है पंजाब और पाकिस्तान के दीगर मुकामात खैबर पख्तूनख्वा का रुख इख्तियार करेगी। अब इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसकी कुछ कमज़ोर और नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव से ज़्यादा उसको कमज़ोर कहना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये 6 जमातें हैं, जिसको तहरीक इंसाफ इसमें सबसे बड़ी इलेक्टोरल जमात है। उसके साथ जमात इस्लामी इसका अलायंस का हिस्सा है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर इकबाल की इस जमात का इसका हिस्सा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसका हिस्सा है। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की जमात, इसमें अख्तर मेंगल साहब की जमात है, और इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात जो है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है। कहने में अगर आप इसको देखें तो तहरीक इंसाफ को छोड़ के इन जमातों की इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन इस वक्त नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लेवल में इनकी जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन एबिलिटी है, जोश व खरोश के अतबार से, तंजीमी एतबार से, वर्कर्स और वॉल्टियर्स के अतबार से, मेम्बरान के अतबार से कि मोबिलाइजेशन क्या कर सकते हैं, तो ये जो धड़े ये जमातें हैं, इनकी मोबिलाइजेशन की एबिलिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, ये PMLN से इनकी कहीं ज़्यादा है। इस जलसे का रास्ता रोकने की भी बहुत सी कोशिश की गई। दफ़ा 144 लगा दी गई। जो लोग फ्लैग कैरी करके यहाँ पे आ रहे थे उनको भी रोकने की कोशिश की गई। फिर बारिश भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये जलसा हुआ, और इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने बहुत ही मौसर तकरीर की। यहाँ पे बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने तकरीर की, उमर अयूब साहब ने तकरीर की, यहाँ पे साहिबजादा हामिद रज़ा मेरा ख्याल है बोले, और यहाँ पर अल्लामा नासिर अब्बास बोले, आई एम सॉरी, और फिर जमात इस्लामी के एक लीडर जिनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, वो यहाँ बोले। और यहाँ पे आइन की बात की गई, यहाँ पर लोगों के मैंडेट की बात की गई, और यहाँ पर यह मुतालबा किया गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, जिनके ऊपर बेजा किस्म के केसेस बनाए गए हैं, उनको फौरी तौर पर रिहाई दी जाए। यहाँ से एक मूवमेंट का आगाज़ हो गया। पॉजिटिव चीज़ इसकी यह है कि मूवमेंट का आगाज़ हो गया। मुझे मेरे जहन में बड़ा धड़का था कि जिस तरह से चौधरी निज़ामुद्दीन की एबिलिटी है पेनिट्रेट करने की, असर रसूख की, कहीं शायद हो सके कि 12 तारीख की ये मीटिंग हो ही ना सके, इसके हवाले से जलसा हो ही ना सके, कोई फूट डाल दी जाए, रास्ता रोक दिया जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकी। तो एक तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है, एक तहरीक का आगाज़ हो गया, पॉजिटिव बात है जो इसमें, और ये तहरीक अब चलेगी। अब इसकी जो कमज़ोरियाँ मेरे सामने आई हैं वो ये है कि चले बारिश तो हो गई, इस्टेब्लिशमेंट ने रास्ता तो रोकना ही था, इंतज़ामिया ने, और बारिश हो गई, वो तो अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है। लेकिन इसको जो सुबह के 10:30 बजे इसका टाइम रखा गया, ये मुझे समझ नहीं आया। तंजीमी एतबार से इसमें बड़ी कमज़ोरियाँ थी, कि सुबह 10:30 बजे कभी जलसा कामयाब हो नहीं सकता, तो लोग उस लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ये एक छोटी चीज़ है। ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि एक तहरीक का आगाज़ हो गया। ज़्यादा बड़ी चीज़ यह है कि 6 जमातें आपको इकट्ठी नज़र आती हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक मुतालबा लॉन्च कर दिया। ज़्यादा बड़ी बात है कि अगला जलसा होना है। ज़्यादा बड़ी बात है कि ये तहरीक चल पड़ी है, और इसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का इसने डायरेक्शन का, उसकी तरफ इसने एक डायरेक्शन लेनी है, और ये इसकी एक पॉजिटिव जो है वो चीज़ स्टेज के ऊपर मैं देखता हूँ। अब मैं इसके साथ ही, चूंकि बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा है और इस मूवमेंट का आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो नोशकी में 9 पंजाबी अशखास जिनका ताल्लुक मंडी बहावुद्दीन और पंजाब के दीगर इलाकों से था, जो तफ्तान की तरफ, ईरान की तरफ जा रहे थे एक बस में, जिस तरह से नामालूम अफराद ने, ग़ालिबन सेक्टेरियन है, ग़ालिबन शिया सुन्नी का मामला है, लेकिन ये मेरा ख्याल है एंटी पंजाबी फीलिंग वाला मामला है, लेकिन है मिस्टीरियस है ये मामला।
उनका रास्ता रोका, उनको अगवा किया गया, फिर चंद घंटों में उनको बहीमाना तरीके से शनाख्ती कार्ड से उनके नाम पहचान के, उनके डोमिसाइल देख के उन्हें कत्ल करके उनकी लाशें फेंक दी गईं। ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ, इस तरह के बहुत से वाक़यात पहले होते रहे हैं। एक ज़माने में तो पंजाबी सेटलर्स के ऊपर बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, जिसकी वजह से बहुत से टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, नर्सेज़ जो लोग यहाँ मुलाज़मत के लिए, रोज़गार की तलाश में यहाँ पे आए थे, उन्हें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ गया। इस स्टेज पे मैं इसका ज़िक्र इसलिए भी कर रहा हूँ, ऑफ़ कोर्स ये वाक़या ही बहुत ज़ालिमाना, बेईमाना, संग दिलाना वाक़या है, बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है, जिस तरह से इन्हें कत्ल किया गया। लेकिन मेरे ज़हन में ये भी है कि ये किसने किया, बिकॉज़ ये जिस किसी ने भी किया उसने एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट यहाँ डिस्प्ले किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर एथनिसिटी का सहारा लिया गया है, यहाँ कौमियत का सहारा लिया गया है, यहाँ रेस इश्यूज़ को उठाने की कोशिश की गई है, यहाँ पंजाबी को टारगेट किया गया है। लेकिन इसमें से जो मकसद निकालने की कोशिश की है, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट नज़र आता है। ये स्ट्रेटेजिक माइंडसेट किसका है, मैं इससे वाकिफ़ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नफ़रत की सियासत को खड़ा करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की गई है, और ये प्रोसेस बहुत देर से चल रहा है। मेरी थिंकिंग ये है कि जिस तरह से मारंग बलोच जब अपने एक प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद में आई हुई थी, और इवन गरीदा फारूकी साहिबा ने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने इससे मिलता जुलता एक सवाल जो है वो उठाया था। लेकिन तो मैं जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से मारंग बलोच से भी गरीदा फारूकी साहिबा ने ये सवाल उठाया था, उस वक्त शायद उनकी कुछ और इंटेंशन थी, लेकिन मैं बड़ी सिंसेरिटी से महमूद खान अचकज़ई साहब से, बलोच लीडरान से, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आप पाकिस्तान के आइन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इलेक्टोरल राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ आप लोगों को, बलोच लीडरों को, पश्तून लीडरों को जो बलोचिस्तान के अंदर हैं, और जिस तरह मारंग बलोच हैं, उन्हें एक आवाज़ ये भी उठानी चाहिए कि इस किस्म के सेटलर हों या मुसाफिर हों, इनके ऊपर जो इस किस्म के हमले होते हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग कर रहे हैं ये हम में से नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर बलोच लीडर जो हैं और बलोच के लोग जो वो बलोच लोग अपने इंसानी हकूक़ और अपने ऊपर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, अगर वो अपनी आवाज़ इस चीज़ पे भी उठाएंगे, तो यकीन मानिए, मेरा इस्तदलाल, मेरी लॉजिक ये कहती है कि पाकिस्तान की सियासत में बलोच आवाज़ को ज़्यादा ताकत मिलेगी, उसे ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा, उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, और वो पाकिस्तान के लैंडस्केप पे इमर्ज करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो सियासतदान हैं, जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो इंतज़ामी ढांचा है, जो मीडिया है, जो ज़राए इब्लाग हैं, उन्हें बलोच आवाज़ को ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है कि बलोच लीडर जो हैं ये पोजीशन लें। इसके साथ मैं कमेंट करूँगा कि मैंने इसकी जब तफसीलात देखी कि ये लोग कहाँ जा रहे थे, तो मेरा दिल जो है, मैं क्या कहूँ आपको कि मैंने क्या फ़ील किया, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैंने क्या फ़ील किया। ये वो पंजाबी हैं, ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से दौड़ के ईरान के रास्ते तुर्की के ज़रिए यूरोप जाना चाहते हैं। यानी ये पाकिस्तान से रोज़गार की तलाश में, बेहतर इंसानी हकूक़ की तलाश में पाकिस्तान से दौड़ के जाना चाहते हैं। और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री इंतज़ामी ढांचे के लिए, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि आपने इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि यहाँ से जिसको मौका मिलता है वो यहाँ से लाखों रुपए अपने खर्च करके ह्यूमन स्मगलर्स के हाथ अपने पैसे दे के और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के वो पाकिस्तान से दौड़ जाना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ रास्तों से दौड़ते हैं, कहीं बलूचिस्तान, ईरान और तुर्की के रास्ते से दौड़ते हैं, कहीं समंदर के रास्ते से दौड़ते हैं। आप वाकिफ़ हैं, मैं वाकिफ़ हूँ, आप में से हर शख्स वाकिफ़ है कि जो बहुत ज़्यादा लोग कभी मेडिटेरेनियन के साहिलों पे मरे हैं जाके, तबाह बर्बाद हुए हैं कश्तियों और लॉन्चों के उलटने से, उसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन पाकिस्तानियों की है जो अपनी ज़िंदगी की तमाम कमाई जो है ह्यूमन स्मगलर्स को देके पाकिस्तान से दौड़ जाना चाहते हैं। कितना मुश्किल, कितना पेनफुल जो है ये एक सवाल है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लिए। और इसी सवाल के साथ मैं उस तीसरी डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ जिस पे मुझे पहले कमेंट करने का मौका नहीं मिला। ये 12, 13, 14 घंटे पहले की डेवलपमेंट है, जब फ्राइडे को बहुत देर से इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन एक छोटी सी प्रेस रिलीज इशू करती है। प्रेस रिलीज PR 97/2024, 12 अप्रैल की तारीख में, जिसमें ये कहा जाता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बहावल नगर के हवाले से, जिसको रिजॉल्व, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने सामने लिखे हैं। एक ये कि उसमें माना जाता है कि जो हुआ पुलिस और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान में, वो एक बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट वाक़या था,
दूसरा ये है कि इसको रिजॉल्व कर लिया था पुलिस के हुकाम ने, फ़ौज के हुकाम ने। और तीसरा ये है कि फिर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, जिससे बड़ी नाखुशगवार किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। मैं समझता हूँ कि प्रेस रिलीज उन्होंने इशू की, उन्होंने एडमिट किया कि कोई वाक़या हुआ है, ये तो चीज़ पॉजिटिव है कि उसको इसको अनफॉर्चुनेट कहा, बिकॉज इससे पहले मरीम नवाज साहिबा इसको मामूली वाक़या कह रही थी। इसको सारे लोग ही मालूम, जितने भी सरकारी लोग थे वो इसको एक मामूली इनसिग्निफिकेंट वाक़या कहने की कोशिश कर रहे थे। रिजॉल्व कर लिया गया, ये समझ नहीं आया कि रिजॉल्व किस तरह से हुआ। हमने तो देखा कि फ़ौज के 50-60 जवानों ने जाके एक पुलिस के डिवीज़न ए के थाने के अंदर जाके जो मुक़य्यद थे वहाँ पर पुलिस के 4 अफसरान, उन्हें जाके मारा पीटा ज़द्दुकूब किया। अगर ये उसकी रेजोल्यूशन थी तो फिर इसको खुदा बेहतर जानता है कि रेजोल्यूशन किस चीज़ को कहा जा रहा है। तीसरी चीज़ है कि प्रोपेगेंडा किया गया, और प्रोपेगेंडा ये किया गया कि डिवीज़न पैदा की है स्टेट के और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के दरमियान। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी है कि इसमें ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं कि फ़ौज तो स्टेट है और पुलिस एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। लुक एट दिस, लुक एट द चॉइस ऑफ द वर्ड्स। ओ भाई साहब, खुदा के लिए आईएसपीआर साहब, जहाँ फ़ौज रियासत का इदारा है और स्टेट है, वहाँ पंजाब पुलिस भी स्टेट है। पंजाब पुलिस एक गवर्नमेंट का इदारा लग रहा है आपको, खुद आपको अपने आप को स्टेट की डेफिनेशन में देख रहे हैं। बहरहाल इसकी कुछ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसमें कर दूं। कहा गया कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जीआईटी टीम बनाई जाएगी, बना दी गई है, जो इंक्वायरी करेगी, जिसमें पुलिस के लोग भी हैं, होम डिपार्टमेंट भी है पंजाब का, और उसमें इंटेलिजेंस की एजेंसीज भी हैं। ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें क्या सवालात रखे गए हैं, इसमें क्या डिटर्मिनेशन की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पर ये रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान के अखबारात में, तमाम अखबारात ने, तकरीबन कई अखबारात ने, सब ने तो नहीं किया रिपोर्ट, लेकिन कई अखबारात ने इसे रिपोर्ट किया है। डॉन में एक बड़ी लंबी चौड़ी इसके हवाले से तफसीली रिपोर्ट है, जिसको लिखा है आसिफ, रिपोर्टर्स उसमें है एजाज चौधरी साहब एंड आसिफ चौधरी साहब। इसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मैंने इसको पढ़ा है कि शायद इसकी कोई सेंस में मिस तो नहीं कर गया, कोई पॉइंट में इसमें से नज़रअंदाज तो नहीं मैं कर गया। इसमें सारा का सारा ब्लेम जो है वो पुलिस वालों के ऊपर है। इसमें ये जिक्र है कि पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरीज हो गई हैं, उनको जेल कर देने की बात है, बरतरफ करने की बात हो रही है, उन्होंने किस किस्म की गलतियां की हैं वो बात हो रही है। इसमें कोई जिक्र ही नहीं है कि फ़ौज वाले जो अफसरान हैं उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उन्होंने कौन सी रेड लाइन्स क्रॉस की हैं, उन्होंने कौन सी कानून की, आइन की, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उसमें कोई जिक्र नहीं है। मैं थोड़ा सा इस इवेंट का एक नक्शा जो है वो आपके सामने रख दूँ, बिकॉज इसके अब तक हकायक और वाक़यात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होकर हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए, इवेंट ये है कि 7 तारीख को ये जो एसएचओ रिजवान और उसके साथ ये एसआई और सब इंस्पेक्टर वगैरह जो हैं, ये रफ़ाकत एक सिविलियन है, रफ़ाकत का भाई ज़रूर एसएसजी के अंदर है जिसका नाम खलील है, लेकिन रफ़ाकत को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर पे उसके पास असला है, पिस्टल है। वहाँ पे खलील और अदरीस और खलील भाई हैं, और ये बेटे हैं अनवर के। और खलील एसएसजी का एक सिपाही है, छोटा मोटा सा, और ये 20 लोगों के साथ मिलकर पुलिस की पार्टी को डिटेन करते हैं, मारते पीटते हैं, उसकी एक वीडियो इशू कर देते हैं। पुलिस वाले अपनी कुमक मंगवाते हैं पीछे से, वो आते हैं, इसको छुड़ा लेते हैं पुलिस वालों को। उस मौके पे घर वालों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको छतर वाला जो है वो मारते हैं। अब चार्ज जो बनाया गया है, इसमें एक ही चार्ज बनाया गया, जरा गौर कीजिए, यानी इतना आप देख लें कि रियासती इदारे जो हैं उन्होंने अपना कितना जोर लगाया। तो चार्ज एक ही बनाया है पुलिस के ऊपर, और वो चार्ज ये बनाया है कि पुलिस वालों ने जब अनवर को, खलील को, एक तो ये है कि खलील को क्यों पकड़ लिया, खलील तो आर्मी का एक जवान था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है कि क्या पुलिस पाकिस्तान के अंदर आर्मी के किसी जवान को, अगर वो किसी का सर फाड़ दे सिविल लाइफ के अंदर, वो हम आर्मी के कैंटोनमेंट के गैरिजन के अंदर बात नहीं कर रहे जहाँ वो अपने यूनिफॉर्म में बैठा है, वो अगर सिविल ड्रेस के अंदर है, किसी सड़क पे किसी का सर फाड़ दे, किसी लड़की को रेप कर दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी की प्रॉपर्टी पे चोरी कर ले, उसका डैमेज कर ले, तो क्या पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस जो है आर्मी के उस जवान या अफसर को गिरफ्तार कर ही नहीं सकती? दुनिया भर में पुलिस जो है वो आर्मी के जवान को और अफसर को गिरफ्तार कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल अब सवाल यह है कि अनवर को और खलील और इदरीस को जब गिरफ्तार करके पुलिस जाती है तो 24 घंटे तक उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। ये है तो सही, टेक्निकली तौर पे एक जुर्म हो सकता है, इसको एक ऑफेंस आप बना सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के मखसूस तनाज़ुर में, पंजाब के तनाज़ुर में, जहाँ गुज़श्ता 2 साल से हम देख रहे हैं कि 24 घंटे तो दूर की बात है, 24-24 दिनों तक, शायद 24-24 हफ्तों तक लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने और अदालतों के सामने पेश नहीं किया गया। जहाँ पुलिस की आदतें आपने खुद इतनी ख़राब कर दी हैं, वहाँ पर 24 घंटे में अनवर और उसके 2 बेटों को अगर नहीं पेश किया पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट के सामने, तो कि कितना बड़ा चार्ज आपने बनाया है पुलिस के ख़िलाफ़।
ठीक, अच्छा, फिर इसमें जो असल क्वेश्चन है, जो डिटरमिन करने वाला, जो जेआईटी को देखना चाहिए, वो ये है कि क्या एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर, क्योंकि ब्रिगेडियर है ये बहावल नगर का जिसने 50-60 सिपाही 10 गाड़ियों में भेजे हैं, क्या एक ब्रिगेडियर रियासत के एक इदारे, जो पुलिस स्टेशन है डिवीजन ए का, उसके अंदर फौज के सिपाहियों को भेज सकता है कि वहां जाकर जो 4 पुलिस ऑफिसर, जिसकी वीडियो बाकायदा खुद इशू कर दी गई है, कि जहां एसएचओ रिजवान अब्बास के अलावा 3 और पुलिस के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो हैं, एसआई और एएसआई जो हैं, वो ऑलरेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे हैं। आप कह रहे हैं कि मामले को रिजॉल्व कर लिया गया था, तो पुलिस ने तो 7 तारीख और 10 तारीख के अब तक तो बात क्लियर हो चुकी है कि पुलिस का डीपीओ जो है उसने अपनी कार्रवाई कर ली थी। कार्रवाई करके बेचारे एसएचओ जो है उसको ऑलरेडी बरतरफ कर दिया गया था, सैक कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था अपनी जॉब से, और बाकी एसएचओ समेत बाकी जो 4 लोग थे उनको उन्होंने डिवीजन ए में बंद रखा हुआ था। तो आपने जो एक्शन किया है वो तो खालिस्तान एक बिल्कुल एक ट्राइबल लेवल का गुस्सा आपने अपना वहां जाके दिखाया है कि आपको लगा है कि ये डिवीजन ए के पुलिस स्टेशन में ये जो पुलिस वाले बंद हैं, ये मजे कर रहे हैं वहां पे, इनको कोई प्रॉपर सजा नहीं मिली, आप तो वहां पे उनको एक सबक सिखाने के लिए गए हैं। क्या एक ब्रिगेडियर ये कर सकता था? असल जो चीज़ डिटरमिन करनी है, अगर अफवाज पाकिस्तान वाकई एक इदारा है, और मैं कम अज़ कम सिंसियरली ये बिलीव करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान एक मजबूत इदारा है, और अफवाज पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है आर्मी की, वो रूल ऑफ लॉ के अंदर एग्जिस्ट करती है। फौज इसलिए नहीं मजबूत इदारा होता, इसलिए स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं होता कि फ़ौज के हाथ में बंदूकें होती हैं या टैंक होते हैं। इन टैंकों और बंदूकों को उन्होंने हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना होता। फ़ौज अगर एक मजबूत इदारा है, बिकॉज फ़ौज के अंदर एक रूल ऑफ लॉ है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमारी अपनी इंटरनल दीवार के अंदर बाउंड्री में तो रूल ऑफ लॉ होगा, लेकिन बाकी पूरे मुल्क और माशरे के अंदर हम किसी आइन, किसी कानून और किसी रूल को जो है वो नहीं मानेंगे। यहाँ जो एक्चुअल क्वेश्चन डिटर्मिन करने वाला है, अब तो बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि पुलिस वालों ने जो भी इसमें मिस्टेक्स की हैं, ये ब्लंडर किए हैं, ये ज्यादतियाँ उन्होंने की हैं, वो बड़ी मामूली नोयत की हैं। जो ट्रांसग्रेशन ब्रिगेड कमांडर ने की है और कोर कमांडर बहावलपुर ने की है, वो बहुत बड़ी है। अगर इस जॉइंट जेआईटी के नतीजे में कोर कमांडर बहावलपुर को हटा के जीएचक्यू में लगाया जाए, सैक किया जाए उनको, और उसके बाद उनको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ना मिल सके, बड़ी देर तक इसी तरह से फारिग हों, उनकी एसीआर या रिपोर्ट ख़राब हो जाए, तो ये जस्टिस होगा। ये जो ब्रिगेड कमांडर था बहावल नगर का, इसका कैरियर यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद इसको प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, इसको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ताकि पूरी फौज जो है उसको ये मैसेज जाए कि हम अशखास का कोई ट्राइब नहीं है, हम कोई कबीला नहीं है, हम एक मजबूत कौमी इदारा है। ये मेरा इस पर कॉमेंट है। बाकी एक आध डेवलपमेंट जुडिशरी के हवाले से थी, बात लंबी हो गई है, उसको फिर करूँगा। थैंक यू।